Bismillahirrahmanirrahim. I am Wasimur Rahman from channel Khaja Fareed Lectures. Today we will discuss first year biology topic है biological method. उसको हम जो है डिस्कस करेंगे कि biological method होता क्या है और किन मकासद के लिए जो है वो हम biological method को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि biological method होता क्या है। The method that is used to solve biological problem, वो मेथड जिसमें हम क्या करते हैं बियोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं उसको क्या कहते हैं, बियोलॉजिकल मेथड का नाम दिया जाता है। अब बियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं, बियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होते हैं वो मुख्तलिफ हुई हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैट्रिक में जैसे हमने पढ़ा था कि जो मलेरिया जो है वो एक क्या है बियोलॉजिकल प्रॉब्लम मसला था, उसको कैसे हल किया गया था, उसका इलाज कैसे किया गया था, ये पूरा जो है वो बियोलॉजिकल मेथड के जरिए हल किया गया। इसी तरीके से मौजूदा दौर में जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, अब इसका भी जो है वो बियोलॉजिकल मेथड की मदद से जो है वो इसका इलाज जो है वो हम डिस्कवर करेंगे, उसकी वैक्सीनेशन जो होती है, इसका पूरा जो प्रोसेस होता है वो बियोलॉजिकल मेथड के जरिए हम सॉल्व कर रहे होते हैं। अब बियोलॉजिकल जो मेथड होता है इसमें मुख्तलिफ जो है वो स्टेप्स होते हैं। अब इन स्टेप्स के जरिए जो है वो हम बियोलॉजिकल मेथड के जरिए जो है बियोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं। अब पहला जो स्टेप है वो क्या है, पहले स्टेप में हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मुशाहिदा करना, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। अब ऑब्जर्वेशन जब हम कर रहे होते हैं तो ऑब्जर्वेशन में जो है वो हम कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जर्वेशन में जो है वो 5 सेंसेस हमारी जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। कौन सी सेंसेस हैं, साइट हो गई, टच होगी, स्मेलिंग हो गई, टेस्ट होगी, हेयरिंग होगी। हम इन 5 जो सेंसेस हैं हमारी उनको इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करने के बाद देखेंगे कि जो है वो उस टेस्ट, उसका टच के कैसे दिखता है, कि कोई भी चीज़ है जो है कैसे दिखती है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है। उसके बाद जो है वो ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही इन 5 सेंसेस के अलावा हम जो देखेंगे वो हमारे होते हैं एक्सपेरिमेंट, यानी जो एक्सपीरियंस होता है हमारा, उस बुनियाद पर भी जो है वो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। अब ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो है वो जैसे ही ऑब्जर्वेशन करते हैं, अब 2 तरह की ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आती हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी को कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दीज ऑब्जर्वेशन शो द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जर्वेशन जो किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करती है उसको हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर लाइक टेस्ट, स्मेल एंड कलर। एन इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट मेजर दीज ऑब्जर्वेशन, और जो ये ऑब्जर्वेशन होती हैं, टेस्ट हो गई, स्मेल हो गया, कलर हो गया, इनको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जो इनको नंबर में मेजर कर सके। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद दूसरी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं हम, दीज ऑब्जर्वेशन शो द क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक साइज, वॉल्यूम वगैरह। अब ये ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो क्वांटिटी को शो करते हैं कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, किसी भी चीज़ का साइज कितनी है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कितनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन ऑब्जर्वेशन जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है इनको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। इनके लिए जो है वो एक मखसूस इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इनको मेजर करते हैं। अब ये 2 तरह की हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं कि या तो वो क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी। उस ऑब्जर्वेशन के बाद जब हम ऑब्जर्वेशन कर लेंगे उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है। अगला स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस क्या होती है, डेफिनेशन देखेंगे, स्टेटमेंट व्हिच गिव्स टेंटेटिव अनटेस्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि जो हमने ऑब्जर्वेशन की है उसकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो होगी उसके मुतालिक जो हम अपनी स्टेटमेंट देंगे कि हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, और इसकी स्टेटमेंट जो देंगे वो क्या होगी, हाइपोथेसिस होगी। लेकिन ये क्या होगी, टेंटेटिव होगी, यानी टेस्टेड, कि अभी उसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं होंगे, अनटेस्टेड होगी कि अभी इसके ऊपर टेस्ट होने हैं। अब जो हाइपोथेसिस होगा, हाइपोथेसिस जो है वो बनाने के लिए 2 मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर। उनमें जो पहला मेथड है वो क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, इट मूव्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल, इट इन्वॉल्व ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सम जर्नल प्रिंसिपल, कि जब हम क्या करते हैं किसी जर्नल से स्पेसिफिक रिजल्ट निकालते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो ये है बोर्ड मार्कर है मेरे हाथ में,
अब जब हम ये कहेंगे कि ये बोर्ड मार्कर है, ये क्या होगा, जर्नल होगा। अगर इनमें से मैं एक निकाल लेता हूं, ये क्या होगा, ये स्पेसिफिक यानी ब्लैक बोर्ड मार्कर होगा, ये क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। अब ये क्या होंगे, तीनों जर्नल। जर्नल से हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग का नाम देते हैं। अब एग्जांपल इसकी अगर हम देखें, पहली स्टेटमेंट है इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि जितने भी परिंदे हैं उनके क्या होते हैं, पर होते हैं, विंग्स होते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है, एंड द स्पैरो आर बर्ड्स, और स्पैरो क्या है, वो भी परिंदे हैं। तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, नतीजा क्या होगा, देन स्पैरो हैव विंग्स, और स्पैरो के भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। अब इसमें एग्जांपल में हमने क्या किया, पहली बात जो की वो की जर्नल की। जर्नल क्या था, ऑल बर्ड्स था। ये क्या है, ऑल बर्ड यानी तमाम परिंदे जो हैं वो जर्नल हैं, उनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। फिर हमने उनमें से एक को स्पेसिफिक किया, किसको, स्पैरो को, और स्पैरो को जो है वो स्पेसिफिक करके जो है वो हमने कंक्लूजन निकाला, और उस स्पैरो के भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। ये हो गई हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद दूसरी जो होती है वो होती है इंडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग के जरिए भी क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब इंडक्टिव क्या होती है, उसके उलट होती है डिडक्टिव के, कि इसमें क्या होता है, इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, कि ये क्या होती है, स्पेसिफिक से क्या होती है, जर्नल की तरफ मूव करती है। इट बिगिंस विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जर्नल। उसमें हमने क्या किया था, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ, इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ मूव करता है, और जर्नल से जो है वो क्या, स्पेसिफिक से हम कोई जर्नल प्रिंसिपल बनाते हैं। अगर हम एग्जांपल को दें, वही पहली जो एग्जांपल दी है उसी को अगर हम मद्देनजर रखते हुए देखें कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, उसी एग्जांपल की जो पहली स्टेटमेंट है, इफ वी हैव स्पैरो हैव विंग्स और एंड और बर्ड्स। अब स्पैरो क्या है, उनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, और ये क्या है, परिंदे हैं। अब हमने क्या है, परिंदों में से एक स्पेसिफिक पहले लिया है। उधर तो हमने जो है वो पहले जर्नल लिया था, इधर हमने पहले क्या है, स्पेसिफिक स्पैरो को किया है, कि ये क्या होते हैं, परिंदे होते हैं और इनके पर होते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट होती है वी नो दैट ईगल, पैरट एंड क्राउ आर बर्ड्स, कि हम ये भी जानते हैं कि ईगल हो गया, पैरट हो गया, क्राउ हो गया, ये भी सारे क्या हैं, परिंदे हैं। तो इससे नतीजा क्या निकलेगा, कंक्लूजन, देन ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, जितने भी परिंदे हैं उनके भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। अब इसमें पहले क्या था, स्पेसिफिक था स्पैरो, उससे जो है वो हमने किसकी तरफ गए, जर्नल की, यानी स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जब जो है वो ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस बनाएंगे तो ये क्या होगा, इंडक्टिव। जब जर्नल से जो है वो स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, डिडक्टिव रीजनिंग होगा। इस तरीके से जो है वो इन दो मेथड के जरिए जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो जो ऑब्जर्वेशन हमने की होती है उससे क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। लेकिन इन दो के अलावा दूसरे मेथड भी होते हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं। कौन से होते हैं, पहला है इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन, यानी जो ऑब्जर्वर होता है, जो बियोलॉजिस्ट होता है, वो अपने इमेजिनेशन के लिहाज से यानी तखयलाती अगर होगा तो अपने तखयलाती तौर पर जो है वो क्या करता है, वो हाइपोथेसिस बना सकता है। इसी तरीके से दूसरा जो है वो एस्थेटिक प्रीफरेंस। एस्थेटिक प्रीफरेंस क्या होती है, कोई भी जाती पसंद या नापसंद। अगर जो बियोलॉजिस्ट है, ऑब्जर्वर है, जो उसको कोई चीज़ पसंद है और उसको कोई चीज़ नापसंद है तो उसकी बुनियाद पर हाइपोथेसिस दे सकता है। उसके अलावा रिलीजियस और फिलोसफिकली आइडियाज, कि अगर कोई आदमी जो है वो मजहबी है, कि मजहबी स्कॉलर है, वो क्या करता है कि अपने मजहब के लिहाज से भी हाइपोथेसिस दे सकता है। जिस तरह जो है मिसाल के तौर पर हमारा जो साइंस बताती है कि ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो किस तरह हुआ था, लेकिन जो हमारा इस्लाम कहता है, हमारा जो इस्लाम मज़हब जो है वो देता है कि जो ज़िंदगी का इब्तिदा जो है वो कहाँ से हुई थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी। अगर जो फिलासफर होगा, जो क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा, बियोलॉजिस्ट अगर मुस्लिम होगा तो वो तो मद्देनजर रखेगा किसको, क्या जो हमारे इस्लाम के मुताबिक है। इसी लिहाज से जो है वो रिलीजियस फिलोसफिकल भी आइडियाज़ हो सकते हैं। इसी तरीके से कंपैरिजन एंड एनालॉजी, कि किसी भी चीज़ के साथ हम उसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कि दो चीज़ों का जो है वो आपस में कंपैरिजन करके भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर अदर, कि हम जो है वो किसी एक चीज़ पर जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं,
तो उसी दौरान हमें कोई चीज़ नहीं मिल जाती है तो उस बुनियाद पर हम जो है वो हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ये क्या होते हैं, दूसरे मेथड होते हैं जिनके ज़रिए हाइपोथेसिस बनाया जाता है। लेकिन सबसे जो मेन जो है वो क्या है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। अब जो है वो डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के जरिए जब हाइपोथेसिस बन जाएगा, अभी तक क्या है, ये अनटेस्टेड है कि इसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं हुआ। अब इसके बाद जो है वो तीसरा स्टेप जो होता है वो एक्सपेरिमेंट का शुरू हो जाता है कि जो हमने हाइपोथेसिस दिया है उसको जो है वो क्या, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होंगे कि हाइपोथेसिस हमारा सही है या गलत है। कि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, कि हमने जो हाइपोथेसिस दिया है उसके ऊपर रिपीटेड कि बहुत से जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इफ हाइपोथेसिस प्रूव रॉन्ग इट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ साइंटिस्ट, कि अगर कोई हाइपोथेसिस जो है वो किसी साइंसदान का गलत हो जाता है तो वो क्या करता है, उसके लिए जो है वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज का सबब बनता है, यानी उसके एक्सपीरियंस में और इजाफा हो जाता है कि वो अगर वो हाइपोथेसिस क्या होगा, रॉन्ग साबित होगा, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और वो हाइपोथेसिस जब रॉन्ग होगा तो दोबारा जो है वो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन से शुरू होगा। दूसरी ये होती है कि इफ हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड मोर हाइपोथेसिस कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस, कि अगर हमारा जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है वो रिजेक्ट ना हो, तो उसके बाद जो है वो उससे क्या निकलते हैं, बहुत से दूसरे हाइपोथेसिस निकलते हैं कि एक हाइपोथेसिस जो सही साबित होगा उससे क्या निकलेंगे, बहुत से ज़्यादा हाइपोथेसिस निकलेंगे। अब एक्सपेरिमेंट किया, हाइपोथेसिस सही साबित हुआ, अगर जो है वो गलत साबित हो गया तो वो तो शुरू से चला जाएगा, अगर वो सही साबित हो गया तो आगे अगले स्टेप की तरफ चला जाता है। अगला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, थ्योरी का। थ्योरी क्या होती है, थ्योरी इज फॉर्म्ड व्हेन सीरीज ऑफ न्यू हाइपोथेसिस सपोर्टेड द सेम रिजल्ट आफ्टर रिपीटेड टेस्टेड, कि जो हाइपोथेसिस से बहुत से दूसरे हाइपोथेसिस बने थे उन हाइपोथेसिस के जो है रिजल्ट होंगे जब सेम आ रहे होंगे, एक जैसे आ रहे होंगे, तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। अब इसी थ्योरी में जो है वो क्या होती है, एक दूसरी थ्योरी आती है प्रोडक्टिव थ्योरी की डेफिनेशन। प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है, द थ्योरी विच सजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी, कि वो थ्योरी जो मौजूद उससे मजीद नए हाइपोथेसिस बन सके तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव थ्योरी का नाम देते हैं। उसके बाद थ्योरी जब बन जाएगी उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है साइंटिफिक लॉ का, कि हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद थ्योरी बनी, थ्योरी का जो है वो उसके ऊपर मजीद एक्सपेरिमेंट हुए और थ्योरी जो है वो अभी तक रिजेक्ट नहीं हुई, सही साबित हो रही है, तब जाकर अगला स्टेप आ जाता है साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ क्या होता है, एन इररेफ्यूटेबल थ्योरी विच रिमेन यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट इन साइंस, जो साइंस के अंदर जो है वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट, जो तब्दील नहीं हो सकती, तो वो क्या बन जाती है, साइंटिफिक लॉ बन जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के जो इनहेरिटेंस के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉज हैं वो भी क्या है, साइंटिफिक लॉ हैं, जो अभी तक जो है वो कभी भी साइंस के अंदर इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इसी तरीके से दूसरे हार्डी-विनबर्ग थ्योरम, ये भी क्या है, साइंटिफिक लॉ है। इस तरीके से जब साइंटिफिक लॉ बन जाता है तो उसके बाद कोई भी बायोलॉजिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट जो है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता और वो हमेशा के लिए कायम रहता है। ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल मेथड कि किस तरीके से जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल मसले को हल किया जाता है। इस मेथड के ज़रिए हम जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक। उसके बाद अगर आपको आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।